Good morning, students. Welcome to the new lecture of TRE2. Today we are going to discuss about the stresses on railway track. As you know, last time we have studied about the numerical part, in which we saw the tractive resistance, numerical on tractive resistance, and today we are going to discuss about the stresses on the railway track. This is going to be the last topic of unit 1. So in this topic we are going to study about the loads which are coming on the railway track. लास्ट टाइम जैसे आपको पता है कि हमने न्यूमेरिकल देखे थे ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना। वो न्यूमेरिकल पार्ट जो फर्स्ट यूनिट का था वो ओवर हो चुका है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो थ्योरेटिकल पार्ट है एक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो रेलवे ट्रैक होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर से ट्रेन गुजरती है, उस ट्रैक के ऊपर कौन कौन से स्ट्रेसेस आते हैं। ये आपके यूनिट 1 का आखिरी टॉपिक है। हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए। यूनिट 1 थोड़ा सा छोटा है एज़ कंपैरेटिवली सेकेंड थर्ड यूनिट से, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेसेस जो होते हैं रेलवे ट्रैक के ऊपर वो कौन कौन से होते हैं। देखिए स्ट्रेसेस जो है, ठीक है ना, जो स्ट्रेसेस होते हैं वो आते किसकी वजह से। स्ट्रेसेस जो आते हैं ट्रैक के ऊपर वो आते हैं लोड की वजह से। तो अगर आपने पता कर लिया कि कौन कौन से लोड आ रहे हैं, मतलब आप पता लगा सकते हो कौन कौन से टाइप के स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज हम देखेंगे कि कौन कौन से लोड उसमें आते हैं, ठीक है ना। जो भी ट्रैक के ऊपर जो स्ट्रेसेस हो रहे हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं लोड की वजह से। उनका जो मेन कॉज है वो है लोड, ठीक है ना। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से लोड हो सकते हैं या कौन कौन सी फोर्स हो सकती है जिसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये टॉपिक जो है वो इतना ज़्यादा पूछा नहीं है प्रीवियस ईयर में, बट फिर भी क्योंकि आपके ये सिलेबस में, इसलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट है नहीं, बस आपको थोड़ा सा ऊपर से इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल थ्योरी है, इसको बस याद रखेंगे। एग्ज़ाम में अगर भूल भी गए तो आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे तो लिख सकते हो उसके बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्ट्रेसेस ऑन ट्रैक, सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक इफेक्ट क्या होता है। स्टैटिक इफेक्ट मतलब वो इफेक्ट बोलोगे जो विदाउट फोर्स, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है ना, जो विदाउट फोर्स है, ठीक है ना। स्टैटिक का एक और वर्ड, स्टैटिक का अपोजिट वर्ड क्या होगा, डायनामिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टैटिक इफेक्ट, यानी कि जो स्टैटिक लोड आ रहा है, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हो कि जो मूविंग नहीं है, या बोल सकते हो कि जो वहाँ पे स्टैटिक है, यानी कि आप बोल सकते हो विदाउट फोर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्टैटिक इफेक्ट में क्या क्या आ सकते हैं स्ट्रेस, ठीक है ना। सबसे पहला आता है, देखिए सबसे पहला जो लोड आएगा वो आएगा वर्टिकल लोड। जो सबसे पहला स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो आप बोल सकते हो कि वर्टिकल लोड की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। इसे आप वर्टिकल स्ट्रेसेस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो पहला जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ ड्यू टू द वर्टिकल लोड, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए जब ट्रेन एक ट्रैक के ऊपर से जा रही है तो क्या हो रहा है, वो ट्रेन के जो कंपोनेंट है वो क्या कर रहे हैं, ट्रैक के ऊपर टॉप से, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ट्रैक के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे कि जब आप साइड से ट्रैक को देखोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, ये टॉप से देखोगे तो इस तरह का प्लान दिखेगा, लेकिन अगर साइड से देखोगे तो बस ये एक आप देख सकते हो ये रेल दिखेगी साइड से, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो ट्रेन जब इसके ऊपर से गुजरेगी तो लोड कहाँ से आएगा, टॉप से आएगा, है ना। वर्टिकल लोड जो आएगा वो टॉप से आएगा इसमें, ठीक है ना। तो ये जो वर्टिकल लोड आ रहा है टॉप से, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। ट्रैक के नीचे क्या हो रहा है, ट्रैक के नीचे जो भी हमने बलास्ट मटेरियल वगैरह डाले, स्लीपर है, उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, यानी कि उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। तो ये हो गया वर्टिकल स्ट्रेस। ये वर्टिकल स्ट्रेस क्यों आ रहा है, ड्यू टू द वर्टिकल लोड विच इज़ कमिंग ऑन द रेलवे ट्रैक ड्यू टू द लोड ऑफ बोगी वैगन्स, ठीक है ना। जैसे कि अब ये जो लोड है, देखिए इसमें देखिए, इट इज़ द वर्टिकल लोड, the main component in terms of that load which is coming from the top, okay. Now the dead load is nothing but, देखिए जो लोड आ रहा है, जो वर्टिकल लोड है, इसे हम डेड लोड ही बोलेंगे। ये है क्या, इट इज़ नथिंग बट लोड ऑफ लोकोमोटिव, यानी कि जो इंजन है उसका लोड, ठीक है ना। इंजन के साथ साथ उसमें पीछे वैगन्स है, बोगीज़ है, उसका लोड, है ना। इसे हम डेड लोड में काउंट करेंगे। उसके बाद जैसे कि कोई वैगन है, वैगन के ऊपर आप कोई मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जांपल आप उसके ऊपर बोल सकते हो कि ऑयल्स के वैगन होते हैं, कोई वायर्स वगैरह बड़े बड़े लेके जाते हैं, वो जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ना उसका भी लोड इसमें काउंट होगा, उसे भी हम डेड लोड में ही काउंट करेंगे, ठीक है। वो हम पहले से उसको एक्स्ट्रा लोड मान के चलते, ठीक है।
तो ये जो लोड आ रहा है, ठीक है ना, जो वर्टिकल ऊपर से आ रहा है लोड, किसके ऊपर, ट्रैक के ऊपर जो ऊपर से लोड आ रहा है वर्टिकल लोड इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्ट्रेसेस, ठीक है ना। ये पैसेंजर का लोड हो सकता है, गुड्स का लोड हो सकता है, ये सारे जो लोड आ रहे हैं ऊपर से दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। तो स्ट्रेसेस ऑन ट्रैक में सबसे पहला पॉइंट आएगा वर्टिकल स्ट्रेस के बारे में, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेसेस, ठीक है। अब वर्टिकल स्ट्रेसेस, एक लोड तो ऊपर से आ रहा है, अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो चीज़ आ रहा है, सेकंड आ रहा है लेटरल फोर्स, इसे आप लेटरल लोड भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ऊपर वाले को आप वर्टिकल फोर्स भी बोल सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेकंड स्ट्रेस इज ड्यू टू द लैटरल फोर्स। नाउ लैटरली, जैसे कि ये ट्रैक है, आप इसको प्लान में देखिए, लैटरल लोड किस तरीके से आएगा, या तो ये इस तरीके से, ये जो है रेल्स ये इधर साइड मूव होगी, ये भी इधर साइड मूव होगी लैटरल लोड की वजह से, ठीक है ना। ये जो है ट्रैक अपनी पोजीशन को छोड़ के इधर साइड मूव होगा, ये जो रेल है ये भी अपनी पोजीशन छोड़ के इधर साइड मूव होगा, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द ईच अदर, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि ये होता क्यों है, ठीक है ना, ये जो लैटरल फोर्स आ रही है ये क्यों आ रही है लैटरल फोर्स। तो देखिए हमने एक बार पढ़े थे ऑसिलेशन के बारे में, ठीक है ना, ऑसिलेशन के बारे में, जैसे आपको बताया था कि ये जो गेज है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर गेज 1.675 मीटर की है ब्रॉड गेज, लेकिन यहाँ पे हो सकता है वो कुछ एरर की वजह से कम हो या ज़्यादा हो, उसकी वजह से क्या होगा, जब लोकोमोटिव इसके ऊपर मूव करेगा तो वो थोड़ा सा जिगजैग मैनर में मूव कर सकता है, क्योंकि ट्रैक इरेगुलर है, गेज इरेगुलर है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो व्हील्स है, ठीक है ना, किसके देखिए यहाँ पे, एंड दे कॉज द स्ट्राइकिंग ऑफ फ्लेंज ऑफ व्हील विद द रेल, जो ट्रेन है उसका व्हील का जो फ्लेंज है और रेल्स जो है वो आपस में टकराएंगे, ट्रैक से ये आपस में स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रेल अपने इस पोजीशन को छोड़ के उधर साइड मूव हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, लैटरल फोर्स प्रोड्यूस होगी, ये तभी, ये मैक्सिमम चांसेस ये इसके तब होते हैं जब गेज जो है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, लैटरल फोर्स प्रोड्यूस होगा, और ये लैटरल फोर्स प्रोड्यूस एक और तरीके से होगा जब वर्टिकल लोड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, वर्टिकल लोड भी बहुत ज़्यादा होगा तब भी लैटरल फोर्स प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। जब जो रेल्स है वो इस पोजीशन में मूव करेंगे, यानी कि लैटरली मूव होने की कोशिश करेंगे, तो लैटरल फोर्स की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए द लैटरल फोर्स प्रोड्यूस, अब इसकी वजह से क्या होगा, जब ये लैटरल फोर्स आ जाएगा तो क्या होगा कि जो ये रेल्स है इसमें क्या होगा, लैटरल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना, अपनी जगह से हो सकता है मूव हो जाए, ठीक है, लैटरली डिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बेंड हो सकती है रेल, हॉरिजॉन्टली बेंड हो सकती है, जो रेल्स है बेंडिंग हो सकती है रेल्स की, ट्विस्ट हो सकती है, मुड़ सकती है पूरी तरीके से। जो रेल का जो हेड है, हम इसको सेकेंड यूनिट में पूरा डिटेल में पढ़ने वाले रेल्स के बारे में, जो टॉप होता है रेल्स का हेड बोलते हैं उसको, और फुट जो है वो बॉटम होता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, बेंडिंग हो सकता है रेल्स में, जो है वो बेंडिंग आ सकता है, ठीक है। तो ये होता है लैटरल फोर्स की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड जो पॉइंट है, दैट इज स्ट्रेसेस ड्यू टू लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि एक फोर्स तो अभी आपने देखे ऊपर से आ रहा है, एक लैटरली मूव हो रहा है, अब जो क्या होगा, एक और जो स्ट्रेस आएगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनली मूव होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रेन जो इस डायरेक्शन में जा रही है, जैसे एरो आपको दिख रहा है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगा स्ट्रेस प्रोड्यूस। ये किस तरीके से होता है, देखिए क्यों होता है ये, देखिए जब ट्रेन मूव करेगी तो जो ट्रैक्टिव एफर्ट है लोकोमोटिव का, जो लोकोमोटिव खींचने में एफर्ट लगाता है रेल्स को, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा ट्रैक की लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, जैसे एक कोई टेंसाइल हो सकता है या कॉम्प्रेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, ट्रैक्टिव एफर्ट की वजह से हो सकता है लोकोमोटिव के। देखिए यहाँ पे लिखा है 30 to 40% बाय वेट ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है ना, ये डिपेंड करता है, इतना परसेंट हो सकता है वेट ऑफ लोकोमोटिव के हिसाब से। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगा जब खींचेगा लोकोमोटिव ट्रेन को, ठीक है ना। उसके बाद ब्रेकिंग फोर्सेस ऑफ व्हील, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही है, सडनली ब्रेक्स लगेंगे तो क्या होगा, डीएक्सेलरेशन होगा, फिर सडनली स्टार्ट होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रेकिंग फोर्सेस प्रोड्यूस होगी व्हील्स में, ठीक है, ठीक है। तो ये था ब्रेकिंग इफेक्ट ऑफ व्हील्स, ठीक है ना। 15 to 20% बाय वेट ऑफ लोकोमोटिव, इसका भी जो है 15 to 20% होता है, ठीक है, ब्रेकिंग फोर्सेस जो है।
उसके बाद देखते हैं हम, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल इफेक्ट होता है ये टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी होता है इन वेल्डेड रेल्स, ठीक है ना। जैसे कि जॉइंट्स पे जनरली ये होता है कि वो जॉइंट्स, इसलिए हम बोलते हैं कि जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब दो रेल्स आपस में कनेक्ट होती है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, एक हमें बहुत लंबी रेल्स आप बिछा नहीं सकते 2-3 किलोमीटर की, ठीक है। हर रेल जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो फॉर एग्जांपल एक रेल यहाँ ख़त्म हुई, फिर सेकंड यहाँ से चालू हुई, तो इसको कनेक्ट करती है फिश प्लेट। फिश प्लेट में हम टेम्परेचर वेरिएशन को काउंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है ना, फिश प्लेट को ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने ये विंटर में फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक को बिछाया, ठीक है ना, विंटर में बिछाया। अब विंटर में कंडीशन अलग थी, उसके बाद क्या हुआ, जब फॉर एग्जांपल समर आया तो क्या होगा कि ये जो है कंडीशन विंटर में अलग थी, समर में अलग होगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो टेम्परेचर की वजह से होगा, थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गए। थर्मल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गए तो क्या होगा, या तो ये टेंशन फोर्स यहाँ पे आएगा, या तो ये काउंट्रैक्ट होगी, ठीक है ना, या तो एक्सपांड होगी या तो काउंट्रैक्ट होगी। तो इसे हमको काउंटर करने के लिए फिश प्लेट या फास्टेनिंग एंड फिक्सचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि हम यूनिट 2 में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, फास्टेनिंग और फिक्सचर के बारे में। तब मैं आपको फिश प्लेट के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो जो तीसरा जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है वो होता है टेम्परेचर की वजह से, ठीक है ना। टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। या तो ट्रैक थोड़ा सा एक्सपांड हो सकता है या थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसमें देखिए थर्मल स्ट्रेस 10.75 ये स्टैंडर्ड वैल्यू, 10.75 kg पर mm² इन विंटर, ठीक है ना, ये टेंशन है। उसके बाद 9.5 kg पर mm² इन समर, ये कॉम्प्रेशन, ठीक है ना। ये एक जनरल स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आपने देखे अभी, जो मेन स्टैटिक, देखिए याद रखिए स्टैटिक इफेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायनामिक से। तो स्टैटिक इफेक्ट एग्जाम में आपको लिखना ही है, स्टैटिक इफेक्ट के ऊपर जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो फोर्थ वन है, कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस बिटवीन रेल्स एंड व्हील्स, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस बिटवीन रेल्स एंड व्हील, जो रेल्स है और व्हील्स है, ठीक है ना, रेल्स है और जो ट्रेन का व्हील है उसके बीच में शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। वो शेयर स्ट्रेस की वजह से भी ट्रैक के ऊपर स्ट्रेसेस आते हैं। वो जो स्ट्रेस आ रहे हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी आ रहा है, लैटरल स्ट्रेस भी आ रहा है, वर्टिकल तो आ ही रहा है। तो जो कॉन्टैक्ट एरिया है किसका, व्हील्स और रेल्स का, ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस जो है रेल्स और व्हील्स का, वहाँ पे शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे व्हील्स एंड रेल्स हेड आर अज्यूम टू बी सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, विद देयर एक्सिस एट राइट एंगल टू ईच अदर। इसको मैं आपको बताता हूँ सिंपल, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये सपोज हमने क्या किया, अज्यूम किए कि जो व्हील है ये सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, और ये जो रेल का टॉप सरफेस है ये भी सिलेंड्रिकल है, हमने इसको अज्यूम किए जस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, और इसके जो एक्सिस है वो एक दूसरे से राइट एंगल है, ठीक है ना, यानी कि ऑर्थोगोनल है एक दूसरे से। इसका एक्सिस इस तरीके से जा रहा है, इसका एक्सिस इस तरीके से जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखिए, अब ये जो हमने एक चीज़ और इसमें अज्यूम की है, देखिए यहाँ पे लिखा है, कट गया है थोड़ा सा, एंड हैविंग एन एलिप्टिकल कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है ना, एलिप्टिकल कॉन्टैक्ट एरिया है उसका, हमने अज्यूम किया इसमें, ठीक है। ये जो कॉन्टैक्ट एरिया ये एलिप्टिकल है, ठीक है ना, एलिप्टिकल है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि ये जो है, ठीक है ना, ये जो कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है शेयर स्ट्रेस, ठीक है ना। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया, ये लैटरल इफेक्ट भी डाल रहा है, ये वर्टिकल लोड ऑफ कोर्स डाल रहा है व्हील, और उसके साथ साथ ये लॉन्गिट्यूडिनल इफेक्ट भी डाल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉन्टैक्ट एरिया की वजह से शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है ट्रैक के ऊपर, ठीक है। ये डायग्राम से आपको ज़्यादा अच्छे समझेगा। ये जो होता है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हेड ऑफ रेल, और ये होता है फुट ऑफ रेल, ठीक है ना। तो हेड ऑफ रेल और जो व्हील्स का कॉन्टैक्ट है, ठीक है ना, एलिप्टिकल कॉन्टैक्ट एरिया है इसका, हमने अज्यूम किए। जब ये चलेगा तो घिसाव पैदा होगा, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, शेयर बोल सकते हैं उसको आप, ठीक है ना। शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा ट्रैक के टॉप सरफेस के ऊपर, ठीक है। और ये क्या होगा, ये व्हील की वजह से भी ये देखिए वाई डायरेक्शन में जो मूव हो रहा है, लैटरल मूव हो रहा है, ठीक है। जेड डायरेक्शन में जो आ रहा है वर्टिकल आ रहा है, और जो एक्स, ठीक है ना, ये आ रहा है, ये जो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये एक जस्ट इसका सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम आगे,
देखिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट शेयर स्ट्रेस एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन व्हील्स एंड रेल्स इज गिवन बाय, देखिए इसका एक फार्मूला है फोर्स निकालने का या स्ट्रेस निकालने का आप बोल सकते हो। ये इसको एग्ज़ाम वगैरह में आता नहीं है, बस एक जस्ट याद रख लेना। F इज़ इक्वल टू, जो फोर्स हम निकालेंगे या स्ट्रेस निकालेंगे, 4.13 ब्रैकेट P बाय R ब्रैकेट 1/2 रेस्ट पावर 1/2 इन kg/mm। ये जो स्ट्रेस आ रहा है इसमें देखिए जो P है ये स्टैटिक लोड है, व्हील लोड जो आ रहा है ऊपर से, ठीक है ना, व्हील का जो लोड है दैट इज़ P। उसके बाद जो R है वो रेडियस है किसका, व्हील का, mm में, ठीक है ना। वॉर्न आउट या आप बोल सकते हो फुल रेडियस ही उसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। जो वॉर्न आउट व्हील है उसका जो रेडियस है, ठीक है। ये जस्ट एक फार्मूला है, इसको ऐसा कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आप लिख देना बस इसको, ठीक है। ये जो फार्मूला हम इसका एक अज्यूम करके निकाले इसका, ठीक है ना, इसका कॉन्टैक्ट स्ट्रेस बिटवीन रेल्स एंड व्हील्स का। उसके बाद देखिए जो पांचवा स्ट्रेस आ रहा है, 5 स्ट्रेसेस है स्टैटिक में, जो लास्ट पांचवा स्ट्रेस है स्टैटिक में दैट इज़ स्ट्रेस ड्यू टू सरफेस डिफेक्ट्स। जो व्हील के ऊपर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊँ ये डायग्राम, जैसे कि ये रेल है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो सरफेस डिफेक्ट हो सकता है, रेल्स का डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनइवननेस ऑफ बलास्ट और सबग्रेड, जो मैंने आपको हमने यूनिट 1 में ही देखे थे कि स्लीपर किसके ऊपर रेस्ट करता है, बलास्ट मटेरियल के ऊपर, तो वो अनइवन है तो स्लीपर भी अनइवन हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गए। नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज, इसकी वजह से तो लैटरल स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा था, मैंने अभी बताया, ये अगर गेज यूनिफॉर्म नहीं है तो लैटरल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। हो सकता है लेवल डिफरेंस हो कहीं पर टॉप सरफेस ऑफ जॉइंटेड रेल्स में या अपोजिट रेल्स में लेवल डिफरेंस हो सकता है, उसकी वजह से तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये जनरल है कि ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, सरफेस डिफेक्ट्स, इसकी वजह से भी स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टैटिक लोड के बारे में, ठीक है ना, स्टैटिक इफेक्ट। हमने देखिए क्या क्या पढ़े इसमें, 5 स्ट्रेसेस के बारे में पढ़े। सबसे पहले हमने देखे वर्टिकल लोड जो आ रहा है, वर्टिकल स्ट्रेस जो आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, लोकोमोटिव की वजह से, बोगी का वेट है, वैगन का वेट है, गुड्स है, पैसेंजर, इनका जो वेट आ रहा है वो वर्टिकल लोड आ रहा है, इसे हम वर्टिकल स्ट्रेस बोलते थे। फिर इसके बाद हमने देखे लैटरल फोर्स, ठीक है ना, जब जो गेज प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, जब लोकोमोटिव मूव करेगा तो जिगजैग मैनर में मूव करेगा, जिसकी वजह से जो रेल्स है वो अवे मूव होगी, ठीक है ना, लैटरल मूव होगी, लैटरल मूवमेंट होगा उसमें, तो उसकी वजह से क्या होगा, लैटरल डिफ्लेक्शन आएगा, बेंडिंग हो सकती है रेल्स में, ट्विस्टिंग हो सकती है रेल्स में, या बेंडिंग हो सकती है हेड एंड फुट ऑफ रेल्स में हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि जो थर्ड स्ट्रेस आ रहा है दैट इज़ ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस। सपोज द ट्रेन इज मूविंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो व्हाट विल हैपन, द स्ट्रेस विल प्रोड्यूस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। इट मे बी टेंसाइल और इट मे बी compressive, okay, it may expand or it may contract, okay. So why these longitudinal forces are coming, because of the tractive effort of locomotive, okay. जब लोकोमोटिव मूव करेगा, ट्रैक्टिव एफर्ट लगाएगा, हॉलिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्ट्रेस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। देखिए 30 to 40% बाय वेट ऑफ लोकोमोटिव प्रोड्यूस होगा। उसके बाद ब्रेकिंग फोर्स मैंने आपको बताया, जैसे ट्रेन मूव करिए सडनली ब्रेक लगेगा तो डी एक्सेलरेशन होगा या एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, तो ये 15 to 20% होता है बाय वेट। उसके बाद टेम्परेचर वेरिएशन होगा, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने या तो समर में ट्रैक को बिछाए थे या विंटर में बिछाए थे, उसके बाद क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जो सीज़न चेंज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर वेरिएशन आएगी, जिसकी वजह से एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लास्ट में हमने ये 4th पॉइंट देखिए, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस बिटवीन रेल्स एंड व्हील्स, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको बताया जो शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा व्हील और रेल के बीच में, ठीक है ना, तो इसकी वजह से ट्रैक के ऊपर स्ट्रेसेस आएंगे। उसके बाद लास्ट में जो 5th पॉइंट था, स्ट्रेस ड्यू टू सरफेस डिफेक्ट, अनइवननेस ऑफ बलास्ट मटेरियल, सब गए, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ गेज हो सकता है या लेवल डिफरेंस हो सकता है। अब ये 5 मैंने स्ट्रेस तो बता दिया, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो, इसको अवॉइड या मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो, इसके अंदर लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ जनरली। फॉर एग्जांपल वर्टिकल लोड जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, ये नीचे डिफ्लेक्ट करेगा ट्रैक को, ठीक है ना, वो तो सिंपल सी बात है कि ये जो वर्टिकल लोड आ रहा है ट्रैक को नीचे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप जो बलास्ट मटेरियल है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, जो बलास्ट मटेरियल उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करेंगे, अगर वो अच्छे से कॉम्पैक्टेड रहेगा तो स्ट्रॉन्ग रहेगा बलास्ट मटेरियल।
तो जो रेल्स है और रेल्स के साथ बलास्ट मटेरियल के साथ साथ जो आपका स्लीपर है वो भी अच्छे स्लीपर्स आपको यूज़ करना है जहाँ पे लोड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। अच्छे स्लीपर्स आपको यूज़ करना है, हो सकता है कंक्रीट स्लीपर्स जो कि सबसे बेस्ट है। तो उसमें क्या होगा, स्लीपर जो है प्रॉपरली कनेक्टेड होना चाहिए, स्लीपर का जो स्पेसिंग है प्रॉपर होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्टिकल लोड को काउंटरेक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा बलास्ट है। बलास्ट मटेरियल को अच्छे से पैकिंग करके आपको पूरा उसको कॉम्पैक्टेड करना है। तो क्या होगा, जितना भी लोड आएगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्टेड, ये जो रेल्स है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट नीचे के डायरेक्शन में नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप मिनिमाइज़ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप जो मुरूम मटेरियल, जो मुरूम है, जो बलास्ट मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो वो अच्छे से उसको पैकिंग दी जाए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ रेलवे ट्रैक में हमने देखे थे बलास्ट वगैरह क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए लैटरल फोर्स आ रही है। अब लैटरल फोर्स आ रही है तो जैसा इसका कॉज है उसी को हटा दोगे कॉज को, जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो ये होगा ही नहीं। जैसे कि इसका जो मेन कॉज है वो है कि ये जो गेजेस है वो आप बोल सकते हो नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये जो गेज है, गेज मतलब क्या होता है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू रेल्स। जैसे कि ब्रॉड गेज में हमने देखे थे 1.675 था, तो ये अगर सपोज़ यहाँ पे 1.675 है, यहाँ पे 1.7 है या 1.6 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, जो ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इसी की वजह से क्या हो रहा है, लैटरल फोर्सेस प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर आप प्रॉपर गेज दोगे तो क्या होगा कि ये डिफेक्ट आएगा ही नहीं लैटरल फोर्स का। उसके साथ साथ एक चीज़ और, स्लीपर्स जो है, स्लीपर्स भी आपको एक ही साइज़ के स्लीपर्स यूज़ करना है, एक ही लेंथ के, ठीक है ना। स्लीपर्स आपको एक ही लेंथ के प्रॉपर यूज़ करना है और स्लीपर्स प्रॉपरली इसको कनेक्ट करना चाहिए रेल्स को आपस में, ठीक है ना। स्लीपर्स भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, ये लैटरल इफेक्ट यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है, इसको भी काउंटरैक्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़ जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल ट्रैक्टिव एफर्ट को हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ब्रेकिंग फोर्सेस पे हम कर सकते हैं कि जो आप बोल सकते हो कि व्हील्स और रेल्स है, ठीक है ना, इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो प्रॉपर फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ब्रेकिंग फोर्सेस का भी हम इतना ऐसा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अगर ब्रेक लगेंगे तो वो स्ट्रेस आएगा ही। लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन को करने के लिए हम फिश प्लेट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम डिटेल में देखेंगे सेकेंड यूनिट में। कॉन्टैक्ट स्ट्रेस बिटवीन रेल्स एंड व्हील्स, इसमें भी वही है, फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड है पूरा, ठीक है। उसके बाद अनइवननेस, जो ये जो है स्ट्रेस ड्यू टू डिफेक्ट्स, ठीक है ना, अनइवननेस ऑफ बलास्ट, इसको हम ठीक कर सकते हैं तो ऑटोमेटिक ये स्ट्रेस कम हो जाएंगे। नॉन यूनिफॉर्मिटी ना रखे, लेवल डिफरेंस ना हो, तो उसकी वजह से ये जो पूरा स्ट्रेस है मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये था स्टैटिक इफेक्ट्स के बारे में। अब हम देखते हैं, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप इसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लीजिए, डायनामिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है ना। स्ट्रेसेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डायनामिक मतलब जो फोर्सेस, एक्स्ट्रा जो फोर्सेस आ रही है उसकी वजह से। अब इसमें देखिए डायनामिक इफेक्ट में जो पहला है वो है ड्यू टू स्पीड। अब ड्यू टू स्पीड देखिए, ट्रेन जितनी स्पीड से ट्रैक के ऊपर दौड़ेगी, ट्रैक के ऊपर रन करेगी, उतना ज़्यादा ये स्ट्रेस भी बढ़ता है ट्रैक के ऊपर। ये एक कॉमन सेंस है, ठीक है। जितना स्पीड से ट्रेन मूव करेगी उतना ज़्यादा घिसाव, उतना ज़्यादा शियर, उतना ज़्यादा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें उसमें आएगी, ठीक है। तो ड्यू टू स्पीड की वजह से जो होगा इफेक्ट, दिस इफेक्ट इज़ मेजर ड्यू टू स्पीड, ठीक है ना। इसमें देखिए आपको क्या करना है, एक फार्मूला दिया हुआ है इसका सिंपल, v डिवाइडेड बाई 8.2 इंटू म्यू। म्यू क्या है, ट्रैक मॉड्यूलस, ये गिवन होता है, कोई इसका न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, जस्ट आप इसको याद रखिए। और v क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो इसकी वजह से आप क्या निकाल सकते हो, जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है स्पीड की वजह से। ये जस्ट एक सिंपल फार्मूला है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है डायनामिक, हम इसको थोड़ा स्पीड से देख लेते हैं, ठीक है। स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप डायनामिक लिखना एग्ज़ाम में अगर आएगा तो। उसके बाद देखिए सेकंड, हैमर ब्लो, ठीक है ना। हैमर ब्लो, ये जो हैमर ब्लो वगैरह ये सिर्फ स्टीम लोकोमोटिव्स में होता है, ठीक है ना। स्टीम लोकोमोटिव का इमेज आपने देखे होंगे, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए स्टीम लोकोमोटिव का इमेज, ठीक है ना। ये देखे होंगे आपने, पहले जो यूज़ होता था। इसमें देखिए ये रॉड्स है, क्रैंक्स है, पिस्टन, यहाँ पे ये पिस्टन है, ठीक है। ये इस तरीके से रोटेट होता है, ये ऊपर नीचे होते हैं। जो रिवॉल्विंग मासेस है, रेसिप्रोकेट होते हैं, रिवॉल्व होते हैं, ये सारे जो मासेस है, इसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं ट्रैक के ऊपर, ठीक है। जैसे इसकी थ्योरी आप देखोगे, हैमर ब्लो, जो हैमर ब्लो आ रहा है, देखिए इन केस ऑफ स्टीम लोकोमोटिव्स रिवॉल्विंग मासेस, जो भी चीज़ें रिवॉल्व करती है, जैसे कि
क्रैंक पिन्स है, कनेक्टिंग रॉड है, कपल रॉड है, बोल्ट्स है, ये सारी जो है इन द ड्राइविंग एंड कपल्ड व्हील्स रिवॉल्व एक्सेंट्रिकली विद द व्हील्स, जो एक्सेंट्रिकली जो मूव करते हैं इसकी वजह से ये हैमर ब्लो प्रोड्यूस करते हैं। इतना ज़्यादा टेक्निकल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऊपर ऊपर से इसकी आप ये जितना लिखा है इसमें इतना लिख देना एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ों की वजह से मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ये सारी चीज़ों की वजह से जो है वो नॉर्मल जो व्हील्स का इफेक्ट था ये लोकोमोटिव में, स्टीम लोकोमोटिव में वो इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है डायनामिकली, और ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम लोकोमोटिव में होगा, और स्टीम लोकोमोटिव आज की तारीख में यूज़ नहीं होते, ठीक है। उसके बाद देखिए इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में इसको कर लेना आप। उसके बाद देखिए स्टीम इफ़ेक्ट, जो स्टीम है, ठीक है ना, स्टीम है, स्टीम इंजन में क्या होगा, ये स्टीम इफ़ेक्ट आता है पिस्टन के ऊपर, ठीक है ना। जितना स्टीम इफ़ेक्ट आएगा पिस्टन के ऊपर उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा ये रॉड्स, कनेक्टिंग रॉड्स, जितने भी रिवॉल्विंग मासेस है, और वो ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करेंगे ट्रैक के ऊपर, ठीक है। इसको ज़्यादा टेक्निकल इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट में आप इसको ऊपर ऊपर से लिख लेना, ठीक है। ये पूरी थ्योरी मैं आपको इसकी देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए एक लास्ट देख लेते हैं हम, इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस, रेसिप्रोकेट होना मतलब ये आगे पीछे होता है, ठीक है ना, रेसिप्रोकेट होता है आगे पीछे, ये भी पिस्टन के ऊपर इफेक्ट डालता है रेसिप्रोकेट होके, तो उसकी वजह से भी ट्रैक के ऊपर इफेक्ट आता है, ठीक है। देखिए द इफेक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस एंड दिस एक्सेलरेशन कॉज्ड change in pressure on piston and hence also change the forces in the connecting rod during the revolution of wheels। जब wheels rotate होगा, ठीक है, ये जो wheels है ये rotate होते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकेट होंगे, पिस्टन के ऊपर इफेक्ट आएगा, जितना स्टीम इफेक्ट बढ़ेगा उतना पिस्टन के ऊपर इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रैक के ऊपर स्ट्रेसेस आएंगे। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं डायनामिक इफेक्ट्स, और ये सिर्फ और सिर्फ आपके स्टीम लोकोमोटिव में होता है, ठीक है। जनरल जो स्टैटिक इफेक्ट है वो आपके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में होते हैं, ठीक है ना, डीजल लोकोमोटिव में होते हैं। स्टीम लोकोमोटिव में सिर्फ डायनामिक इफेक्ट को हम एक्स्ट्रा काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये स्ट्रेसेस के बारे में था। एक टॉपिक और है हाई स्पीड ट्रैक करके। हाई स्पीड ट्रैक ये जो टॉपिक है ये आपके इसमें है ज़रूर, लेकिन एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछता है। इसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा, और ये टॉपिक मैं आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है वो सेकेंड यूनिट के फास्टनिंग एंड फिक्सचर के साथ है। तो इसको हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे हाई स्पीड ट्रैक को अच्छे से, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट आपका समझ लीजिए यहाँ पे होता है ख़त्म। फर्स्ट यूनिट में ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर दी है। जैसे कि मैं आपको आपका सिलेबस दिखाता हूँ, ये हो गया आपका सिलेबस। एक सेकेंड, आपको थोड़ा सा इसमें, ये हो गया आपका सिलेबस यूनिट 1 का। देखिए यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 में आपने देखे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवेज़, मैंने आपको बताया था रेलवे लाइंस की क्लासिफिकेशन, उनके ट्रैक के स्टैंडर्ड, ब्रॉड गेज, नैरो गेज, ठीक है ना, ये वीडियोस अवेलेबल है पूरे, ठीक है ना। उसके बाद ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस को हमने काफ़ी डिटेल में देखे थे। याद रखिए ट्रैक्टिव टाइप्स ऑफ ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस का आ सकता है एग्जाम में, थ्योरी भी आ सकता है और न्यूमेरिकल तो आएगा ही इसका। हॉलिंग कैपेसिटी का न्यूमेरिकल आ सकता है, ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ लोकोमोटिव, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, वो वीडियोस आप देख लेना। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आ सकता है और एक थ्योरी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए परमानेंट वे का एक क्वेश्चन कन्फर्म है ऑलमोस्ट, आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ परमानेंट वे पूछ सकता है, ये बहुत ईजी है, हमने पढ़े थे इसको डिटेल में, ठीक है ना। उसके बाद गेजेस हमने पढ़े थे, ट्रैक सेक्शन, कोनिंग ऑफ व्हील का बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोनिंग ऑफ व्हील आपको वीडियो अभी भी अवेलेबल है, ठीक है, जिसको नहीं समझा है फिर से देख सकते हैं। कोनिंग ऑफ व्हील भी पूछ सकता है, हमेशा पूछता है, कोनिंग ऑफ व्हील और परमानेंट वे, ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। उसके बाद स्ट्रेसेस इन रेलवे ट्रैक अभी हमने देखे, जनरली इतना नहीं पूछता है बट फिर भी इसको पढ़ लेना। और हाई स्पीड ट्रैक हम बाद में देखेंगे, ठीक है, सेकेंड यूनिट के साथ साथ हम इसको देखेंगे हाई स्पीड ट्रैक को, क्योंकि उसमें फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स जो है, एडवांस फास्टनिंग एंड फिक्सचर्स लगते हैं, वो सारी चीज़ें हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे उसमें, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट आपका हो गया यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट आपका यहाँ पे होता है ख़त्म। अब देखिए आपके जो लेक्चर्स, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो लाइव लेक्चर्स हम लेंगे, जो कि फ्राइडे से लेंगे, ठीक है। लाइव लेक्चर्स हम गूगल मीट के ज़रिए उसको लेंगे अब नेक्स्ट टाइम से,
ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कुछ नहीं समझा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।